दावोस का मंच आज के दिन बेहद खास है और हो भी क्यों ना। आज ट्रंप ने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बैठक से पूरी दुनिया भर को संदेश दिया है कि अमेरिका दुनिया भर के लिए आर्थिक विकास का इंजन है और ग्रीनलैंड पर एक बार फिर से उन्होंने अपना रवैया दोहराया है। साफ कह दिया है कि ग्रीनलैंड की रक्षा अमेरिका के सिवाय और कोई मुल्क नहीं कर सकता, सिर्फ हम ही ग्रीनलैंड को बचा सकते हैं। ट्रंप ने अपने संबोधन में यह भी कहा कि उनके राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के बाद से देश में महंगाई लगातार कम हुई है। अमेरिका में स्टॉक एक्सचेंज अब तक के उच्च स्तर पर रहे हैं। उनके कार्यकाल में देश ने निवेश जो है वो 18 ट्रिलियन डॉलर रहा। अमेरिका दुनिया का इकोनॉमिक कैपिटल बना हुआ है। तो एक तरह से वो अपने रवैये को एक बार फिर से दोहरा रहे हैं और दुनिया को ये साफ संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि ग्रीनलैंड के मसले पर तो कम से कम वो पीछे नहीं झुकेंगे। इसके अलावा भी उन्होंने यूरोप पर तंज कसा है और कहा है कि यूरोप सही दिशा में नहीं जा रहा है। तो यानी कि एक बार फिर से अपने ही सहयोगियों पर आर्थिक बंदूक तानने की जो उनकी प्रवृत्ति है उसका भी दोहराव एक तरह से दावोस के मंच से ट्रंप साहब दे रहे हैं। और कौन कौन सी डिटेल्स उनके इस बयान से हम निकाल कर ला सकते हैं विश्लेषण के लिए, इस पर हम पूरी चर्चा करेंगे। फिलहाल हम रुक करते हैं आज के हमारे मेहमान का। अजय बग्गा सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जाने माने मार्केट एक्सपर्ट। अजय दुआ सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पूर्व कॉमर्स सचिव हैं। बहुत बहुत स्वागत है दुआ सर आपका और बग्गा सर आपका। बग्गा सर, क्योंकि ताज़ा बयान आया है सर, आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ट्रंप इसी तरह से अपने रवैये को दोहराएंगे या कुछ और किस्म के जेस्चर्स को आप एक्सपेक्ट कर रहे थे सर ग्रीनलैंड के मसले पर खास तौर से? नहीं, एज पर एक्सपेक्टेशन ही रहे हैं। सबसे अच्छी बात क्या रही है, उन्होंने यूज ऑफ फोर्स को बिल्कुल नकारा है। तो ये एकदम से यूएस के स्टॉक फ्यूचर्स बढ़े जब उन्होंने कहा कि हम फोर्स नहीं इस्तेमाल करेंगे, बट अगर आप हमारे को ग्रीनलैंड सौंप दें तो हमें अच्छा लगेगा और आप नहीं देंगे तो हम याद रखेंगे। तो एक तरह से धमकी भी दी, बट दूसरी तरह से ये कहा कि फोर्सिबली हम ऑक्यूपाई नहीं करेंगे ग्रीनलैंड को। और जैसे रियल एस्टेट वाला नेगोशिएट करता है वैसे ही इनका रवैया रहा। स्पीच में अभी भी स्पीच जारी है। औसतन 90 मिनट बोलते हैं, अभी 45 मिनट बोल पाए हैं अभी तक। ऑल ओवर द प्लेस हैं जैसे होते हैं। अमेरिका की बात करते हैं, फिर विश्व में आ जाते हैं, फिर अमेरिका में जाते हैं। और ये जो एक नो गो जोन होता है कि बाहर जाके आप अपने मुल्क की बिल्कुल भी आप भर्त्सना नहीं करेंगे, वो बाइडेन की, डेमोक्रेट्स की, पिछली सरकारों की, सबकी वो क्रिटिसिज्म करते जा रहे हैं। तो ये डिफरेंस है। बट सबसे अहम मैं कहूँगा अभी तक जो स्पीच में निकल के आया कि नेटो को हम बर्खास्त नहीं कर रहे अगर हम ग्रीनलैंड मांग रहे हैं। रियल एस्टेट वाले की तरह नेगोशिएट कर रहे हैं कि एक टुकड़ा है, आइस का एक पीस है जहां कोई रहता भी नहीं है, आपको क्या जरूरत है। और हमने बचाया था ग्रीनलैंड वर्ल्ड वॉर 2 में, आपको वापस दे दिया। वो गलती की उस टाइम के जो पॉलिटिकल लीडरशिप थी और हम उसको दुरुस्त करना चाहते हैं। और पूरे नॉर्थर्न हेमिस्फीयर की सुरक्षा के लिए ग्रीनलैंड चाहिए। फिर अमेरिकन काफी पॉलिसीज की बात की, अफोर्डेबिलिटी जो कि मिड टर्म इलेक्शन के लिए उनका बहुत अहम मुद्दा है, उसकी बात कर रहे हैं, फार्मा की। और काफी आड़े हाथों ले रहे हैं यूरोपियन लीडर्स को। मैक्रोन के गॉगल्स जो उन्होंने कल डाले थे उस पे हंसी उड़ाई, और इस तरह की बातें भी जारी हैं। बहुत बड़े बड़े बयान दे रहे हैं, कह रहे हैं कि बहुत अनफेयरली ट्रीट किया गया है नाटो की ओर से यूएस को। अब इस तरह के बयान भी दे रहे हैं। एक बग्गा सर क्विक रिएक्शन, मैं इससे पहले कि दुआ सर के पास जाऊं, फेड चेयर पर उन्होंने बहुत बोल्ड एक बार बयान दिया है वहां पर कि बड़े पथेटिक हमारे फेड चेयरमैन हैं और हम जल्द ही नए चेयरमैन का अनाउंसमेंट करेंगे। ये आप किस तरह से देख रहे हैं? ये बहुत महीनों से कहते आए हैं कि नया आ रहा है और कुछ हफ्तों में कर रहा हूं। मई तक तो महफूज है। आज सुप्रीम कोर्ट में हेयरिंग चल रही है लीजा कुक की कि फेड गवर्नर को क्या निष्कासित किया जा सकता है उनके टर्म के बीच में।
तो वो अब आज काफी अहम ओरल आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं। आज नतीजा नहीं निकल के आएगा तो ये निष्कासित तो नहीं कर सकते पावेल को। मई तक तो पावेल बने हुए हैं, काफी महीनों से कह रहे हैं कि मैं अगले हफ्ते अगले महीने अनाउंस कर दूंगा। 3 लोग हैं दीपक जी, जिसमें से केविन हैसेट इन्होंने कहा है कि मैं उनको रखना चाहूंगा व्हाइट हाउस में। केविन वॉश हैं जिनका काफी लग रहा है कि वो अग्रगण्य है। क्रिस्टोफ हैं, क्रिस्टोफ वॉलर हैं, जो अभी फेड गवर्नर हैं, एक फेड गवर्नर है और काफी नर्म पॉलिसी की तरफ झुकाव है। और एक राइडर करके हैं, जो ब्लैक रॉक के फिक्स्ड इनकम हेड है। तो ये जो है वो निजी क्षेत्र से आते हैं। ये 4 का नाम चल रहा है। आज इन्होंने ये भी कहा कि जितने लोगों को मैंने इंटरव्यू किया सब बहुत अच्छे हैं, बट एक बारी वो पद पे विराजमान हो जाते हैं तो वो बदल जाते हैं। फिर कहते हैं सर आप ऐसी बात मत करिए, बेहतर होगा हम ये इंटरेस्ट रेट ना डिस्कस करें, हम इंडिपेंडेंट हैं। तो वो भी ये मंच नहीं है ये सब बातें करने का, बट कर रहे थे। और फिर पावेल को काफी बुरे शब्द भी बोले कि ऑलवेज लेट पावेल और इस तरह की बातें, और कहा कि मैंने नियुक्त किया बट फिर ये बदल गए। और दूसरी तरफ मतलब बाइडेन की तरफ इनका झुकाव था, तब रेट कट कर दिए इन्होंने इलेक्शन से पहले बाइडेन को एक मौका देने के लिए। और मेरे लिए ये रेट कट नहीं करते। आज फिर उसी तरह के लेट पावेल और इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल वो कर रहे हैं। बहरहाल ये उनका पुराना रुख रहा है पावेल साहब पर, बट जो पुराना रुख रहा है ग्रीनलैंड पर, दुआ सर अब वो द्वितीय विश्व युद्ध मतलब इतिहास में चले गए। अभी कुछ दिन पहले तक वो कह रहे थे कि नाव कहीं चली जाए तो इसका मतलब थोड़े ना वो आपका हो गया। अब कह रहे हैं कि हमने तो इट वाज अ स्टूपिड डिसीजन टू गिव ग्रीनलैंड बैक टू डेनमार्क। वो कह रहे हैं कि आज हम नहीं होते तो आप जर्मन बोल रहे होते। इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन जैसा बग्गा सर ने कहा कि एक उन्होंने जो एक सॉफ्ट मैसेज दिया है, एक अच्छा मैसेज दिया है, ब्राइट मैसेज दिया है कि पावर का इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन साथ ही साथ वो भी कह रहे हैं कि इमीडिएट नेगोशिएशन शुरू हो जाने चाहिए ग्रीनलैंड एक्विजिशन पे। ये शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं। तो सर किस तरह से हम ले, उनके दिमाग में क्या चल रहा है ग्रीनलैंड को लेके? धन्यवाद दीपक साहब। मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर इतिहास की बात हो रही है तो ट्रम्प साहब 1916 की बात क्यों नहीं करते। कारण उस साल अमेरिका के राष्ट्रपति वुडरो विल्सन साहब ने एक पूरा कागज साइन कर किया हुआ था वहाँ के प्रेसिडेंट और डेनमार्क के उस टाइम के अध्यक्ष जो थे कि हम आपको वर्जिन आइलैंड जो डेनमार्क के पास था वो अमेरिका को दिया गया था, और उसके बदले में ग्रीनलैंड आया डेनमार्क के पास, वर्जिन आइलैंड आ गए हम जो डेनमार्क के थे यूएसए के पास। ये एग्रीमेंट उसे 1 साल उसके बाद हुआ था 1915 के बाद, जब हाइटी में अमेरिका ने इन्वेजन करके कैप्चर किया था। ठीक है, पर आप बात करना चाहते हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर की, आप फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो क्या हुआ उसका जिक्र भी नहीं करना चाहते कि कैसे ये आपस में बांटेगा। अब 2 अध्यक्षों के बीच में कैसे उसका बांट हुआ था। ये ठीक है, आप आ गए सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम के बाद की बात, उस टाइम ठीक बात है। अमेरिका ने कोई लैंड लड़ाई नहीं लड़ी थी आप जब तक ये इन्वेजन ऑफ डनकिर्क नहीं हुआ था। आपको ये याद होना चाहिए, ट्रुप्स सारे अमेरिका में ही रहते थे। डेनमार्क को जब दिया गया वो अमेरिका ने नहीं, सारे एलाइज ने मिलके कि जो पोर्शन किसके पास जाएगा यूरोप का, जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लड़ाई हुई थी और जहाँ पे हिटलर साहब को वहाँ पे डिफीट किया गया, और उनके पास जो एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस बोलिए या उनकी टेरिटरी थी, कौन सी किसको जाएगी। ये कोई गलती एक प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए की नहीं थी। ये जब आप टेबल पे बैठ के बंटवारा करते हैं सब पोर्शंस का, ये उसके थ्रू आया था। ठीक है, वो भी हो गया। आपको तब ग्रीनलैंड को डिफेंड करने के लिए आपको बाकी यूरोपियन कंट्रीज ने और डेनमार्क ने आपको वहाँ पे जगह भी दी,
और आपने वहां बेस रखी हुई है इन सब सालों को। और ग्रीनलैंड का सेमी ऑटोनमस रिजीम रहेगा, ये भी तय हो गया था। 1953 की बात है, ओके। जब कि डिफेंस और फॉरेन अफेयर्स ग्रीनलैंड के हमेशा डेनमार्क देखेगा। उसके अलावा जो इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन है डेनमार्क ग्रीनलैंड की, वो ग्रीनलैंड के अपनी इलेक्टेड गवर्नमेंट देखेगी। वो अरेंजमेंट चलती आ रही है। तो अब सडनली आपको दिख रहे हैं कि वहां पे अमेरिका, अब रशियन शिप्स भी जा रही हैं, चीनी शिप्स भी जा रही हैं, इसलिए वो उस ग्रीनलैंड को डर है। अभी तक डेनमार्क ने कभी रेज नहीं किया ये इश्यू कि उनको डर है। ग्रीनलैंड वालों ने, चाहे उनका डिफेंस और फॉरेन अफेयर्स उनका सब्जेक्ट नहीं है, उन्होंने कभी डिस्कस नहीं किया। प्रेसिडेंट ट्रंप साहब को ही ये पता है कि वहां पे डेंजर है। अगर मैंने नहीं लिया तो चीन या रूस ले लेगा। अभी तक ये अगर लेना चाहते रूस या चीन, और रूस तो बिल्कुल बाजू में है, और अमेरिका, वो कभी भी यस सर। उसको ले सकता था। कब, किस लोगों का क्या इंटरेस्ट है वहां पे? मेरे हिसाब से इकोनॉमिक है। सब लोग जो नया रूट है ईस्ट से वेस्ट जाने का, आर्कटिक रूट का, उसके ऊपर इंटरेस्ट ले रहे हैं कि वहां पे जो हम कोई अपना अधिकार ना लेके बैठ जाए कि जो ये मैं पहले आया था, मेरी जमीन के आसपास है, मेरा टेरिटोरियल वाटर है, मेरा इकोनॉमिक जोन है। उसके ऊपर चीन को भी इंटरेस्ट है, रूस को भी इंटरेस्ट है, अमेरिका को भी इंटरेस्ट है। कारण वो डिस्टेंस तब उस रूट से न्यूयॉर्क 2000 किलोमीटर रह जाता है। राइट सर। मतलब पूरा, अदरवाइज आपको जाना पड़ता है स्वेज कैनाल, मलाका स्ट्रेट्स, जो चोकिंग पॉइंट्स हो चुके हैं। तो मैं ये कहूंगा ट्रम्प बट दुआ साहब सर, क्विकली सर, एक इकोनॉमिक चीज। कारण। यस सर। सर मैं क्विकली ये समझना चाहूंगा आपसे कि ट्रम्प जितना दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ और जिद के साथ, जिद ज्यादा अच्छा शब्द होगा, जितनी जिद के साथ आगे बढ़ रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि हम तुरंत मीटिंग शुरू करें, एक्विजिशन पर शुरू करें, और वो सीधा सीधा जो उनके अनाउंसमेंट्स आ रहे हैं, ऑल वी आर आस्किंग फॉर इज टू गेट ग्रीनलैंड राइट टाइटल एंड ओनरशिप। ये उन्होंने अभी अपने भाषण में इस्तेमाल किया है एक बार फिर से कि टाइटल भी चाहिए और ओनरशिप भी चाहिए। आपको मैं लगता है मानता हूं जी। मैं दीपक साहब ये पूछ रहा हूं कि अगर आप, दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप आइलैंड ग्रीनलैंड है। ग्रीनलैंड तो शायद अगर थोड़ा बहुत और बड़ा होता तो उसको कॉन्टिनेंट कह सकते थे हम, कि सब कॉन्टिनेंट है। 56,000 लोग वहां रहते हैं, मानते हैं। अब आपको सडनली दिख रहा है कि उसका इकोनॉमिकल रूट, क्योंकि स्नो मेल्ट हो रही है। अभी तक ठीक है, बहुत सालों ने किसी ने इंटरेस्ट नहीं दिखाया था कि वो भी रूट हो सकता है। अब बहुत रैपिडली स्नो मेल्ट हो रही है, नया रूट निकल रहा है, इकोनॉमिक इंटरेस्ट है। अब आपको ये भी पता लगा है कि वहां पे 1200 मिनरल्स भी हैं, कि हमने सैटेलाइट से सर्वे करा लिया है। ये वो इंटरेस्ट मेरे हिसाब से इकोनॉमिक है, इतना कोई स्ट्रैटेजिक नहीं है। और अगर आपने, आपको लगता है तो आप रूस से बात कर लीजिए, आप चीन से बात कर लीजिए, कोई कुछ तो समझौता आप किसी से करने को तैयार होंगे। आप इंस्टेड क्या कर रहे हैं? 1949 49 से जो आपका नेटो अलायंस बढ़ रहा है, जो, और आपने जो आपका एलाइज का फॉर्मेशन सेकेंड वर्ल्ड वॉर में किया था, रिपीट ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, आप उन सब चीजों का त्याग देने को तैयार हो। यही कह के कि अगर मुझे, वो एक तरफ से कह रहे हैं बर्फीला लैंड है वहां पे कुछ नहीं है, दूसरा कह रहे हैं जब तक मुझे ओनरशिप पूरी नहीं दी गई, टाइटल मुझे पूरा नहीं दिया गया, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। मैं, अरे भैया, आप तो ने वैल्यूएशन कर लिया था, वहां क्या है? आप $1,00,000, पहला ऑफर था कि 56,000 लोगों को $1,00,000 ईच दिया जाए, वो हो रहा था $5.6 बिलियन उनको ऑफर किया गया। वह वो हंसे। डेनमार्क की असेंबली में जब ये कहा गया कि पार्लियामेंट में कि ट्रम्प साहब ने मॉनेटरी ऑफर दिया है और वो खरीदना चाहते हैं, पूरी पार्लियामेंट हंसी कि आप एक दूसरे के देशों को खरीदते नहीं हैं।
वो सेमी ऑटोनमस हो या डेनमार्क का अधिकार हो, वो अलग चीज। आप ऐसे कि मुझे नहीं दिया तो मैं ये कर लूंगा, और ये आप अपना जस्टिफिकेशन दे रहे हैं इंटरनेशनल फोरम में। इंटरनेशनल फोरम ऑफ हुम? बिजनेसमैन। एब्सोल्युटली। मैं दीपक जी 7-8 बारी गया हूँ डावोस मेरे करियर में, इंक्लूडिंग एक बारी जब भारत पार्टनर था 2006 में, और थोड़ा व्यवस्था में भी पड़ा हुआ था क्योंकि भारत का पार्टनरशिप वहाँ चल रहा था। मैंने कभी इतना पॉलिटिकल वर्ल्ड अफेयर्स का स्पीच ये जाके आप यूनाइटेड नेशंस में दीजिए, वहां कन्विंस करिए, या आप जाके कोई और फोरम ढूंढिए। आप बिजनेसमैन ऑफ द वर्ल्ड जो पैसे दे के आते हैं, आप उनसे इकोनॉमिक इश्यूज जरूर बात करिए। आप ये जरूर बात करिए कि जियोपॉलिटिकल क्या है, पर अपना अधिकार सिद्ध करने के लिए यही तो ट्रम्प उसको की, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया सर। आप फोरम यूज कर रहे हैं यस बिजनेसमैन का, सर, ये एब्सोल्युटली। बिल्कुल उचित नहीं। आपने बिल्कुल सही कहा सर, लेकिन ट्रम्प ऐसे हैं कि उन्होंने तो फॉरेन पॉलिसी को जो है वो पर्सनल कनेक्ट का एक जरिया बना दिया है, और पर्सनल डीलिंग का एक जरिया बना दिया है। और यहाँ पर भी ऐसा लग रहा है कि दावोस पूरी तरह से ओवरशैडोड बाय ट्रम्प्स प्लान टू एक्वायर ग्रीनलैंड हो गई है। बग्गा सर, जिस ख्यालात से ट्रम्प साहब आगे गुजर रहे हैं, कह रहे हैं कि साहब तुरंत बैठक शुरू की जाए, हम बैठेंगे और बातचीत करेंगे कि ग्रीनलैंड का एक्विजिशन हम कैसे करें, फोर्स का इस्तेमाल मैं नहीं करना चाहता, आपने जिसको हाईलाइट भी किया सर। बट आगे क्या होगा सर? मतलब किससे बैठक की बातचीत कर रहे हैं वो? कौन बैठेगा इस उनके साथ बातचीत में? जो 8 यूरोपियन देश हैं जिनके ऊपर 10% टैरिफ का इन्होंने लगाया है 1 फरवरी से, और जो 25% हो जाएगा 1 जून से, तो यूके हो गया, फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, और इटली हो गया, और बाकी 4 और देश हैं। तो उन सब के साथ बैठेंगे। जैसे मैक्रोन ने भी इनको व्हाट्सएप किया था कि मैं आपके लिए डिनर तय करता हूं पेरिस में, गुरुवार को वहां मिलते हैं और यूरोपियन भी आ जाएंगे, वो इन्होंने सार्वजनिक कर दिया। जो आप प्रोटोकॉल नहीं तोड़ना चाहिए, किसी का प्राइवेट मैसेज है, स्पेशली स्टेट लेवल प्रेसिडेंट टू प्रेसिडेंट मैसेज को आपने इस तरह से सार्वजनिक किया। तो आज वो बैठक जरूर होने वाली है। रॉयटर्स का भी हवाला था कि यूरोपियन डिप्लोमेटिकली इनको घेरने की कोशिश करेंगे, और ये तो तैयार हैं बात करने के लिए, पूरी अपनी पलटन साथ में लेके आए। हॉवर्ड लटनिक आज बहुत ही उन्होंने नॉन जिम्मेदाराना अंदाज में बातचीत की। क्रिस्टिन लगार्ड जो कि ईसीबी की अध्यक्षा हैं, वो वॉकआउट कर गई उस डिनर में से। तो इस तरह की बातें हो रही हैं, क्योंकि ट्रम्प को देख के उनके नीचे वाले जो एडमिनिस्ट्रेटिव लोग हैं वो भी अब इस तरह से बात कर रहे हैं। स्कॉट बेसेंट ने बात की कि डेनमार्क अगर $100 मिलियन हमारी ट्रेजरी, यूएस ट्रेजरी में बेच भी देता है, उसको वो कोई ज्यादा अहमियत नहीं है। डेनमार्क को हम सीरियसली नहीं लेते। किसी सॉवरेन देश के बारे में आप इस तरह नहीं बात कर सकते। तो होगा यही कि बातचीत होगी। यूरोप ये रखेगा हम $100 बिलियन पे आपके टैरिफ लगाएंगे। जो जो आपकी रिपब्लिकन स्टेट्स में जो इंडस्ट्रीज हैं और जो आपकी फार्मिंग है, उस सब पे हम ये टैरिफ लगाएंगे रिटेलिएटरी। दूसरा, यूरोपियन यूएस जो डील है वो उनके पार्लियामेंट में अटकी हुई है अभी भी, वो हम पारित नहीं करेंगे। तो ये अब स्ट्रिक्ट नेगोशिएशन होगा शायद आज। कल उनके जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, दूत हैं, स्टीव विटकॉफ, वो कह रहे हैं कि पुतिन ने मुझे बुलाया है और मॉस्को जा रहे हैं, और यूक्रेन का लैंड डील करने के लिए। तो यूक्रेन मसले को भी वो पुतिन को लैंड देने का मसला बना रहे हैं, डेमोक्रेसी या लिबरल ऑर्डर का मसला नहीं रख रहे उसको। तो वो भी बातचीत है। ट्रंप ने कहा कि आज ज़ेलेंस्की मुझे मिलेंगे, तो मेरे ख्याल से उसकी भी बात होगी। यूरोपियंस क्या ट्राई कर रहे हैं कि ग्रीनलैंड और यूक्रेन को सेपरेट रखा जाए। ये इसको कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हैं, इसको इकट्ठा ला रहे हैं ट्रंप। ये एकदम से ब्रेकिंग आ रहा था जब इनकी स्पीच थी कि दोनों मुद्दों को ये एक जैसा घोषित कर रहे हैं। एब्सोल्युटली सर, लेकिन ब्रिटेन की तरफ से बयान आ गया है, फ्रांस की तरफ से लगातार बयान आ रहा है, कनाडा की तरफ से बयान आ गया है ग्रीनलैंड के पक्ष में। आपको लग रहा है बड़े प्लेयर्स, आई मीन पूरा नाटो एक तरह से एकजुट है
कि आपको ग्रीनलैंड तो हम नहीं लेने देने के, उसके पक्ष में हम नहीं हैं। तो फिर ट्रम्प की ये जिद क्या पूरी हो पाएगी सर, या वो कुछ और ट्विस्ट लाएंगे? देखिए, उनको करना क्या है, उनको न्यूक्लियर इंटरसेप्टर बिठाने हैं ग्रीनलैंड के ऊपर, क्योंकि मिसाइल जब अमेरिका के गोल्डन ऊपर डोम, आए हाँ। और तो वो वहां से आने वाली है। तो अभी तक क्या होता है, ये पैसिफिस्ट जो प्रोटेस्ट रहते हैं वो अलाउ नहीं कर रहे थे, और वो जब मिसाइल ऊपर से जारी होती है वो हाईएस्ट लेवल पे होती है, उसको पकड़ना आसान है, वो स्लोएस्ट लेवल पे होती है। तो ये इतना बड़ा इन्होंने कह दिया कि मैं ले लूंगा तुम्हारे को, ये कर दूंगा, अब भयभीत हो गए हैं। ऐसा ये माहौल क्रिएट करते हैं नेगोशिएशन में कि एक आउटलायर आउटलैंडिश डिमांड बना दो, उसके बाद थोड़ा सा एक्सेप्टेबल डिमांड अपना लेके आओ। जो अगर आप सीधा जाते तो वो भी अनएक्सेप्टेबल रहता। अब चैन की सांस लेके वो कहेंगे भाई तुम्हें जितने बेस बनाने हैं बना लो, जो भी अस्त्र लाने हैं, गोल्डन डोम लाना है, न्यूक्लियर लाना है, आके यहाँ बिठा लो, बट हमें अपने चैन से रहने दो। तुम्हारे हम बेस डिमार्क कर देंगे, वहां पे तुम रहना और हमें चैन से जीने दो। तो ये इसका आउटकम निकल के आएगा। आज तो नहीं आएगा, बट अगले कुछ दिनों में आप देख लेंगे। तो मार्केट जिस तरह से आज बढ़े हैं अमेरिका के खुलते ही, वो इसलिए है कि इन्होंने फोर्स लगाने से मना कर दिया। बट यूरोपियन मार्केट नीचे है, वो दर्शा रहा है यूरोपियन अभी भी बहुत ही सतर्क हैं कि कहाँ से ये आएगा और नेटो का क्या फ्यूचर बनता है। उनके पास लैंड आर्मी नहीं है, उन्होंने बहुत गड़बड़ करी के स्पेंड नहीं किया डिफेंस में। अब देखिए, यूके में 65 साल के सेवानिवृत्त सैनिकों को बोल रहे हैं आके ज्वाइन करिए वापस। 65 साल तक के सैनिकों को फिर से वो सेना में ले रहे हैं, क्योंकि सेना ही नहीं है। तो कल को अगर अमेरिका कहता अच्छा मैं निकल रहा हूं यूरोप से, तो पुतिन के सामने यूरोप के पास सेना नहीं है, अस्त्र शस्त्र नहीं है, जो थे भी वो सब यूक्रेन में लगा दिए। तो अभी होड़ मची हुई है बनाने की, होड़ मची हुई है खरीदने की विश्व भर से। और ये अमेरिका की न्यूक्लियर अम्ब्रेला और उसका एयर अम्ब्रेला जो है वो किसी तरह से बना रहे यूरोप पे। ये वो एक है। दूसरा है ग्रीनलैंड को बचाने का, और तीसरा है फिर के ट्रेड डील कर पाए। तो ट्रेड डील को ट्रंप ने वेपनाइज किया, ये लोग भी वेपनाइज करके उसके सामने रखेंगे। ठीक है जी, आप लगाओ टैरिफ, हम भी लगाने वाले हैं, फिर आप देख लो आपका मिड टर्म आ रहा है नवंबर में, आपका क्या हालत होता है। वो तो बड़ी खतरनाक ये लड़ाई की स्थिति पहुंच चुकी है, और इसीलिए अब इस बात पर भी विश्लेषण शुरू हो चुका है कि क्या भाई ये तीसरे विश्व युद्ध की चिंगारी यही है जो आगे चल के बड़ा आग का कारण बनेगी या आग में तब्दील होगी। दुआ सर, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क, ब्रिटेन, नीदरलैंड, जर्मनी, ये सब सैनिक नहीं भेजे इन लोगों ने, एक तरह से अमेरिका को चेतावनी वहां पर दी है। बट यूरोप के बारे में भी कहा जा रहा है कि अभी उसके पास वो रक्षा ढांचा नहीं है कि अगर बात आगे बढ़ी तो फिर वो उसको कन्फ्रंट कर पाए अमेरिकी कार्रवाई के बाद। खास तौर से यूरोपियन यूनियन को भी अपनी रक्षा की जो सप्लाईज हैं, अपना डिफेंस जो लीडरशिप है, जो कमांड सिस्टम है, वो फिर से तैयार करने पड़ेंगे, और इसीलिए शायद भारत की तरफ भी देखा जा रहा है। क्या आप कड़ी जोड़ पा रहे हैं सर? ईयू प्रेसिडेंट का कल बयान आया था कि हम भारत के साथ मदर ऑफ ऑल डील्स साइन करने जा रहे हैं, और गणतंत्र दिवस पर ईयू के नेता हमारे मुख्य अतिथि भी हैं सर। क्या आप कुछ डॉट कनेक्ट कर पा रहे हैं कि ईयू वर्सेस यूएस में भारत के साथ लटकी हुई वो महाडील जो लगभग 18-20 साल से लटकी हुई थी, उसको तेजी से पुश मिले? मैं इतना डायरेक्ट कोई संबंध नहीं देखता इन दोनों चीजों में। ओके। हमने तय किया था कि यूरोपियन ईयू के हम चीफ गेस्ट ईयू के प्रधानमंत्री या अध्यक्ष होंगे, ये तय और न्योता भारतवर्ष से 6-7 महीने पहले गया हुआ था, आज की बात नहीं है। अब ये उर्सुला वंडर लियन ने, जो अध्यक्ष हैं, उन्होंने मान्य किया हुआ था। वो अपने ईयू कमीशन के, काउंसिल के दोनों में अध्यक्ष आ रहे हैं। और उस टाइम तो ये नहीं होता था कि आप जितने भी आपके 27 मेंबर्स हैं उनके अध्यक्ष भी या प्रेसिडेंट भी आए तो हम सब जो ये जॉइंट हो सकेंगे। तो ये चीज पहले तय हो गई है। ओके। अब प्रश्न है कि हम जो डील के बारे में जिक्र किया गया है, कल उर्सुला मैडम ने वहां पे
WEF में, डावोस में, उसको वो किस लिए और इतना उसको मदर ऑफ ऑल एग्रीमेंट्स कहा गया यार, वो इसलिए है वो कि बिजनेसमैन से वो बात कर रही हैं। वहाँ पे बड़ी डील यूरोप के लिए होने वाली है। वो फोरम ठीक बताने का था। वो ग्रीनलैंड डिस्कस करने का, उसका स्टेटस क्या होगा, EU का क्या झगड़ा है अमेरिका से, उसके बारे में उन्होंने बिल्कुल एक शब्द भी नहीं कहा वहाँ पे। जो फोरम था जिस चीज का उन्होंने कहा, और कोई लिंक नहीं कि आपका ग्रीनलैंड का जो मुद्दा नया आ गया है वो आ गया है, तो इसलिए मैं इसलिए पूछ रहा हूँ सर, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि इस डील में जो फाइनल होने जा रही है या जिस पे बातचीत हो रही है उस पे दोनों देशों के बीच में रक्षा संबंधों का भी काफी जिक्र है, उसका वेटेज काफी है। तो मे बी EU की जो इस वक्त की रक्षा जरूरतें हैं उसके लिए भारत की तरफ EU देख रहा हो। और दीपक जी, मुझे नहीं लगता कि रक्षा का विस्तारित रूप से किसी भी ट्रेड डील में जिक्र किया जाता है। ओके, आप बात कर सकते हैं टेक्नोलॉजी फ्लोज की, आप बात कर सकते हैं कि कैसे आपका टेक्नोलॉजी प्रोटेक्शन, या जिसे हम कहते हैं IPR को कैसे प्रोटेक्ट किया जाएगा। आप सर्विसेज की बात कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, पर बिल्कुल नहीं, मैं तो इतने कॉन्फिडेंटली और थोड़ा सा ज़्यादा ही भर दे के कह रहा हूँ कि डिफेंस के बारे में ट्रेड डील्स में आज आपके तक तो आपके कार्यकाल के दौरान भी सर EU से बातचीत हो रही थी? हाँ, अगर आप 2007 में मैं इसका को चेयरमैन था जी। ओके, जब पहली मीटिंग हमारी हेलसिंकी में हुई थी, जब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह साहब थे और EU के उस टाइम प्रेसिडेंट फिनलैंड के थे, ये वहाँ पे एग्रीमेंट हुआ था कि हम नेगोशिएशन स्टार्ट करेंगे। तो हुआ, पर उसके बाद जैसे आप जिक्र कर रहे हैं 18-19 साल लग गए, कारण कई चीज़ें डेवलपमेंट होती रही, ब्रेक्सिट हो गया, ब्रिटेन चला गया, तो 2006 से हम ब्रिटेन से बात कर रहे थे, और तब भी नहीं हुआ इन चीज़ों में। बेसिक इशू काफ़ी देर से वही रहे हैं, एक्सेस टू इंडिया और एक्सेस बाय इंडिया टू डेयरी एग्रीकल्चर। WTO में भी हम यही विषय बड़े रूप से लेते रहे हैं, और इन दोनों देशों के साथ, न्यूजीलैंड के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ भी ये हमारा सबसे बड़ा रेड लाइन रहता था। तो मैं ये बताना चाहूँगा, एग्रीमेंट हो सकता है, हो जाए, उसका ये यूरोपियन प्रेसिडेंट, EU प्रेसिडेंट ने, अध्यक्ष ने ये कहा है, अभी भी कुछ हमें चीजें चर्चा करनी है। हाँ, मेरा कहना है, अगर जो ये चैप्टर वाइज डिस्कशन हो रहा है, आपके मेजॉरिटी चैप्टर्स पे एग्रीमेंट हो चुका है, 2-3 रह भी जाएं, आप उसको बाद में भी ऐड कर सकते हैं। जिन चीज़ों के ऊपर, मेजॉरिटी के ऊपर आपका एग्रीमेंट है, राइट, आपस में समझौता हो चुका है, उसको जरूर किया जाए। और इसी कारण मुझे लगता है EU ने अपना इंटरनल स्टैंड ले लिया कि आप घोषणा भी कर पाई हैं वहाँ पे एब्सोल्युटली सर। डावोस में कि हम बड़ी एग्रीमेंट साइन करने वाले हैं। तो बहुत बड़ी सारे तो है, संदेश, अरे एब्सोल्युटली 2 बिलियन पॉपुलेशन कवर हो जाएगी, जैसे उन्होंने कहा है 25% GDP GDP कवर हो जाएगी। 27 यूरोपियन नेशंस और इंडिया का मिला के है, तो ये मदर ऑफ ट्रीटीज या एग्रीमेंट जरूर है, पर उसका संबंध डिफेंस या ग्रीनलैंड में क्या चल रहा है उससे कोई ऑल राइट सर, राइट सर, कोई नहीं। काफ़ी बड़े स्पेक्ट्रम पे आप लोगों से बातचीत हो गई और इन तमाम इनपुट्स के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। अजय भगत सर, थैंक यू सो मच सर। आपसे हम चर्चा आगे भी करेंगे क्योंकि आपके इनपुट्स हमें चाहिए होंगे ट्रम्प साहब की स्पीच के ख़त्म होने के बाद, और उस पर जब कल भी विश्लेषण होगा तो आपके इनपुट्स हम ज़रूर लेंगे सर। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम अजय दुआ सर, थैंक यू सर, आपने हमारे लिए समय निकाला सर। एक छोटा सा ब्रेक के उस पर एक और बड़ी खबर और उसका विश्लेषण।